नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलो दोस्तों, आज हम डिस्कस कर लेते हैं 7 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है दोस्तों, सीधा आपको ले चलता हूँ अपनी पीपीटी की तरफ। दोस्तों, जैसा कि हमने कल हमारे इस चैनल का पहला वीडियो डिस्कस किया था और आप लोगों को पसंद आया होगा आई होप। आज लेके आए हम दूसरा वीडियो इसका 7 जनवरी 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। जैसा कि हमने कल भी बात करी थी कि करंट अफेयर्स में हम क्या क्या कवर कर रहे हैं। हम राजस्थान आरएस प्री मेंस टीचर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड सहित राजस्थान आरपीएससी द्वारा आयोजित जो एग्जाम्स है उन सब के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन करंट अफेयर्स के लिए स्पेशली। और सोर्स क्या रहेंगे, सोर्स इसके रहेंगे सूजस, पीआईबी, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको सीधा ले चलता हूँ अपनी पहली स्लाइड की तरफ। दोस्तों, जैसा कि एआई कॉन्क्लेव चल रहा है जेईसीसी सीतापुरा में, उसी एआई कॉन्क्लेव के बारे में ये एक न्यूज़ है। एक राष्ट्रीय एआई साक्षरता मिशन। देखो दोस्तों, मैंने सूजस में जितनी भी आज सारी न्यूज़ है वो लगभग बोल बचन है, ठीक है। और उनको होता क्या है ना, कई बार गवर्नमेंट हमारे एग्जाम्स में तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं या कोई इम्पोर्टेंट योजना है वो सभी पूछी जाती है, बट उनको तो मैगजीन छापने के लिए छापनी है, तो हर दिन इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं होती। तो ये एक इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय साक्षरता एआई मिशन जो लॉन्च किया है भारत सरकार ने, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, एआई बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, आपको पता ही है। इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में करंट के लगभग मिल जाते हैं, किसी योजना से संबंधित, किसी मिशन या किसी पोर्टल से संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इसका मुख्य उद्देश्य है आम जन को, जो जनरल पब्लिक है, उनको एआई साक्षर बनाने के उद्देश्य से। जैसे कि उनको छोटा मोटा कुछ कोर्स करवा दिया, थोड़ी बहुत लर्निंग्स इन तकनीक के बारे में, जिससे कि उनकी डे टू डे जो लाइफ है, डे टू डे लाइफ, उसमें इम्प्रूवमेंट आ सके, वो सहज हो सके और उनको उसका फ़ायदा मिले। इसमें विशेषज्ञ और कोडर्स के साथ साथ बच्चे और युवाओं को भी सिखाएंगे। युवा एआई फॉर ऑल इस कार्यक्रम का पहला चरण है दोस्तों। इसमें 4 घंटे के कोर्स के तहत समझाया जाएगा और बताया जाएगा। ये पूछा जा सकता है, युवा एआई फॉर ऑल क्या कार्यक्रम है, तो इसमें 4 घंटे का कोर्स है। और ऐसा नहीं है कि इसमें कोई यूनिवर्सिटी वाले बच्चे या उनके अलावा या नॉर्मल जो युवा लोग हैं उनको इसमें सिखाया जाएगा। साथ ही राजस्थान एआई पोर्टल लॉन्च हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये एक योजना बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि भारत सरकार की एक योजना है, पीएम कुसुम योजना। ठीक है दोस्तों, पहली चीज, ये एक केंद्रीय योजना है। इसका उद्देश्य है किसानों को सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा देना। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ये योजना हमारे भारत सरकार में एक नया मंत्रालय बना था, नव एवं नवीकरण। ये मंत्रालय दोस्तों, नया मंत्रालय, इसके तहत इस योजना को लॉन्च किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य जो है दोस्तों, योजना जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, सोलर प्लांट या सौर पंप ये स्थापित करना दोस्तों, इसका प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों, पहली चीज, नवीकरणीय मंत्रालय द्वारा 2019 में स्थापित की गई थी। इसमें 3 कंपोनेंट है बेसिकली। देखो, कंपोनेंट ए, विकेंद्रीकृत ग्रिड से जुड़े 2 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट। इसमें अब आप यहाँ समझना इंपॉर्टेंट होगा, किसान, एफपीओ, पंचायत समिति। सबसे पहली चीज कि 2 मेगावाट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है दोस्तों, आप इससे ऐसे नहीं कि हमारे एक कुएं पे लाइट या फिर एक किसी घर में लाइट, उससे काफ़ी बड़ा। 2 मेगावाट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो 2 मेगावाट के प्रोजेक्ट कंपोनेंट ए में आएंगे। विकेंद्रीकृत ग्रिड से जुड़े हुए हो। विकेंद्रीकृत ग्रिड का मतलब ये हो गया दोस्तों कि मान लो ये ग्रिड है, ग्रिड की यानी यहाँ के ऊर्जा का बहुत बड़ा स्टोरेज है, जैसे अपना डिस्कॉम के बड़े प्लांट होते हैं। ठीक है, और यहाँ मान लो ये प्रोजेक्ट स्टैब्लिश हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, ये विकेंद्रीकृत ग्रिड का मतलब हो गया, यानी कि यहाँ जो बिजली उत्पादन हो रहा है वो ग्रिड से कनेक्टेड होना चाहिए। ऐसी जगह पे ये प्रोजेक्ट स्थापित किए जाएंगे। इनकी क्षमता क्या होगी, 2 मेगावाट होगी। कहाँ कहाँ पे, किसान, बड़े किसान हो मान लो, जिनके पास बड़ी जमीन है, बंजर भूमि है या फिर खाली जगह है, तो वहाँ पे एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन इनको बोलते हैं दोस्त, और सहकारी समितियाँ, पंचायत भी, जैसे पंचायत भवन, मान लो पंचायत के पास में कोई बंजर जमीन पड़ी है या फिर कम यूज वाली जो जमीन है, वहाँ संयंत्र लगाकर डिस्कॉम को बिजली बेच सकते हैं। ये हो गया कंपोनेंट ए। कंपोनेंट बी जो है, इसमें 2 सब यूज, स्टैंड अलोन ऑफ ग्रिड, यानी कि मान लो ये ग्रिड था, है ना, हमारा ये ग्रिड था,
लेकिन ये जो है यहाँ पे इसकी लोकेशन है, तो ग्रिड से बहुत दूर है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है। ऐसी जगह यानी कि जैसे आपका जो कुआं है, मान लो आपकी ज़मीन है, वो ज़मीन के पास में आपका कुआं है, यहाँ पे सोलर पंप स्टैब्लिश करना, ठीक है। वहाँ पे सौर पंपों की स्थापना ताकि दूर दराज के दिन में भी बिजली उपलब्ध हो सके। मतलब यहाँ, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ आपका ग्रिड था, मान लो लाइन की जो सप्लाई वो यहीं तक थी, ठीक है, बट आपको जो स्टैब्लिश करना है, लाइट चाहिए यहाँ, तो यहाँ पे ये सोलर पंप स्टैब्लिश होंगे। यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, उन जगह ये पंप स्थापित करना, यानी जो किसान, छोटे किसान, उनको डायरेक्टली फायदा इससे। इसी वजह से दोस्तों इसमें क्या है, इसकी जो फाइनेंस है यानी वित्त की व्यवस्था कहाँ से होगी, तो इसमें जितना भी खर्चा आएगा उस खर्चे का 60% तक सब्सिडी देगा कौन, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। 30% लोन होगा और किसान या जो यूजर है वो वहन करेगा ओनली 10% लागत। देखो मान लो अगर 10 लाख रुपए खर्चा आया, मान लो इसका कौन से वाले का, ओनली बी का, ये सब्सिडी ए और सी में नहीं है, बी में, जो कि किसानों के लिए डायरेक्टली 10 लाख खर्चा आया, तो इसमें से 6 लाख रुपए तो सीधे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ने दे दिया। उसके बाद 3 लाख रुपए का आपका लोन हो गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद 1 लाख रुपए किसान को अपनी जेब से देना होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम इस हिसाब से हो जाती है। ये भी पूछा जा सकता है इसकी फंडिंग कैसे होती है, और सीधा भी पूछा जा सकता है। कंपोनेंट सी जो इसका है वो कनेक्टेड कृषि पंपों का सौर्यकरण करना है, किसान डिस्कॉम को बिजली बेच भी सकते हैं। अब जैसे हमने देखा, एक तो किसान का दूर था, ये हो गया कंपोनेंट बी। कंपोनेंट ए था जो बड़ी 2 मेगावाट तक, ठीक है। अब जो कंपोनेंट सी है, ये है तो इससे डिस्कॉम से नजदीक, लेकिन ये कोई बड़ा ना तो सहकारी समिति है ना किसान की ही अपने खेत पे उसने मान लो एक सोलर पंप लगाया, यहाँ जो एक्स्ट्रा बिजली है उसको इस ग्रिड को बेच देगा। इससे क्या होगा, उसका खर्चा हो सकता है उसको कुछ भी पे ना करना पड़े, क्योंकि जितनी बिजली उसकी खपत हुई है वैसे नॉर्मल उतनी मान लो उसने सोलर ग्रिड को बेच दी। तो ये सारी योजना दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा देख लेंगे। अब आगे जो है एक अभी आपको पता है रिसेंटली काफी न्यूज में रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि राजस्थान के, ठीक है, 3 विधायकों ने, ठीक है, उन विधायकों ने अलग अलग एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ। स्टिंग ऑपरेशन में ये सीधे सीधे कमीशन की बात करते पकड़े गए। दोस्तों क्या होता है आपको पता है, जैसे एमपी लेड और एमएलए लेड, ये 2 स्कीम है। यहाँ इस स्कीम के तहत क्या होगा, 5 CR प्रति वर्ष एक एमएलए और एमपी खर्च कर सकता है। एक एमएलए और एमपी जब ये पैसे खर्च करता है तो किसको रिकमेंडेशन देता है, कलेक्टर को, ठीक है। फिर उस हिसाब से वो पैसा खर्च होता है। तो यहाँ क्या है कि वो सीधे 3 विधायक के साथ जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है उसमें तीनों विधायक वो पैसे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर पैसों की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उनका सारा मामला, कोई पुलिस केस उस तरह से तो नहीं हुआ, सारा मामला गया एक समिति के पास, सदाचार समिति, ठीक है दोस्तों। सदाचार समिति आप यहाँ देखेंगे, सदाचार समिति, इस समिति के सामने मामला गया। अब इन्होंने कहा कि हम देखेंगे, हम तथ्य मांगेंगे, हम इनसे भी पूरी अपनी बात रखने का मौका देंगे और एविडेंस मांगेंगे। इसके अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों एग्जाम के हिसाब से, कैलाश वर्मा, ठीक है। अब हम समितियों के बारे में बात कर लेते हैं। लगभग 25 समितियां हैं टोटल, डाटा कहीं 24, कहीं 25, कहीं 26, इस तरह से, तो आप थोड़ा देख लेंगे इस तरह से, तो शायद सीधा क्वेश्चन पूछे बिना। तो टोटल 25 समितियां हैं राजस्थान विधानसभा में, और प्रत्येक में लगभग 10 से 12-15 सदस्य होते हैं। थोड़ा सा मैं इससे पहले और समझाता हूँ आपको समितियों का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। देखो दोस्तों, हम चुन के एमएलए सदन में भेजते हैं, ठीक है। सदन में एमएलए हमारे लिए कानून का निर्माण करते हैं, ठीक है, कानून निर्माण करते हैं। इसमें क्या होता है, थोड़ी सी, अब 200 सदस्यीय विधानसभा मान लो हमारी, हर मुद्दे पे 200 आदमी बैठ के काम करे, ये थोड़ा सहूलियत वाला मामला नहीं है। तो 10 से 15 लोग मान लो एक पर्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट कोई विषय है उस पर काम करने लग जाए। तो इस तरह से समितियों का निर्माण और ये कॉन्सेप्ट काम में आया। तो इसी के हिसाब से हमारी सबसे जो इंपॉर्टेंट समिति होती है वो है जनलेखा समिति। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी इंपॉर्टेंट ये सदाचार समिति है उतनी ही इंपॉर्टेंट जनलेखा समिति है। इसका काम क्या है, सीएजी की जो एनुअल रिपोर्ट आती है दोस्तों, आपको पता है कंट्रोलर एडिटर जनरल आर्टिकल 148 के तहत ये क्या करता है, हमारे सरकारी खर्चों की जांच करता है दोस्तों। सरकारी खर्चों की जांच करने के बाद में ये रिपोर्ट, एक रिपोर्ट तो राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को, ठीक है, और एक रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को एनुअली सबमिट करता है। इसमें मेनली क्या होता है कि हमारा जो खर्चा हुआ है वो नियमों के अनुसार हुआ है नहीं हुआ। तो ये जो समिति है जनलेखा समिति, इसके अध्यक्ष हमेशा याद रखना विपक्ष के नेता होते हैं,
ठीक है दोस्तों, विपक्षी नेता समझते होंगे। तो अभी जो वर्तमान में टीकाराम जूली वो इसके अध्यक्ष होते हैं और ये समिति जांच करती है कि जो पैसा खर्च हुआ है उस पे सीएजी की क्या जांच रिपोर्ट है, क्या तथ्य सामने लाया है सीएजी ने, तो उसके हिसाब से इसकी जांच की जाती है। इंपॉर्टेंट समिति है। दूसरी आप जल्दी से आपको याद करा देता हूँ, प्राक्कलन समिति क्या है। 2 प्राक्कलन समितियां होती है। प्राक्कलन किस सबसे बनकर बना है, प्र प्लस आकलन। आकलन का मतलब होता है अंदाजा लगाना, यानी बजट के बारे में अंदाजा लगाया जाता है कि कौन सी स्कीम में कितना पैसा खर्च होगा, क्या जो आवंटन हुआ है वो सही हुआ है, क्या कहीं गलत आवंटन तो नहीं हुआ है, क्या कहीं एक्स्ट्रा आवंटन तो नहीं हुआ है। ये सारी चीजें दोस्तों इसमें आती है। तो प्राक्कलन के अध्यक्ष अर्जुन लाल जिनगर, आप याद रखेंगे नाम, ठीक है, ये जिंगर हो गया, जिनगर, ठीक है दोस्तों। और प्राक्कलन है बाबू सिंह राठौड़ अध्यक्ष है। राजकीय उपक्रम समिति दोस्तों, ये जो जितनी भी हमारी राज्य सरकार द्वारा स्थापित जो हमारी औद्योगिक इकाइयां हैं उनका जो लेखा जोखा होता है वो समिति है। तो ये कालीचरण सराफ है। ये प्रमुख 4 वित्तीय समितियां होगी। कौन कौन सी होगी दोस्तों, जल्दी से कर लेते हैं। जल लेखा समिति सीएजी रिपोर्ट की जांच करती है, विपक्ष के नेता टीकाराम जूली इसके अध्यक्ष होंगे और प्राक्कलन समिति अर्जुन लाल जिनगर, प्राक्कलन समिति बाबू सिंह राठौड़ और राजकीय उपक्रम समिति कालीचरण सर्राफ। ये हो गया। नियुक्ति विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा होती है दोस्तों हमेशा, ठीक है। और इसमें जो सदाचार समिति है वो कैलाश वर्मा इसके अध्यक्ष, याद रखेंगे। इसी तरह से कार्य सलाहकार समिति हमेशा लोकसभा विधानसभा के जो स्पीकर है दोस्तों वो इसका अध्यक्ष होता है, ठीक है। विशेषाधिकार समिति अध्यक्ष इसके केसाराम चौधरी, यानी ये जो सदन के जो सदस्य हैं उनके अधिकारों से संबंधित मामलों की समिति है। कुछ अगर मामले आए तो उनकी जांच करती है और उन पर निर्णय देती है। ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति अध्यक्ष है इसके नरेंद्र बुढ़ानिया। शेड्यूल कास्ट कल्याण समिति यानी अनुसूचित जाति कल्याण समिति डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल इसके अध्यक्ष है दोस्तों, ठीक है, विश्वनाथ मेघवाल। अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति इसके फूल सिंह मीणा अध्यक्ष है। और महिलाओं और बालकों के कल्याण के लिए एक समिति है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट समिति है, कहीं भी पूछी जा सकती है एग्जाम में। अध्यक्ष है कल्पना देवी, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। ये एक आर्टिकल है दोस्तों, मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगा और ये आर्टिकल अभी आपको पता है हाल ही में जिस तरह से मध्य प्रदेश जो हमारा राज्य है एमपी के इंदौर में एक जगह है, ठीक है, नाम है भागीरथपुरा। मैं सारी स्टोरी आपको बताता हूँ दोस्तों। भागीरथपुरा में क्या होता है कि वहाँ कोई एक जगह है, कोई स्लम सा एरिया है जहाँ पे जल का रिसाव, एक प्रदूषित जल पीने से कई सारे लोगों की डेथ हो जाती है दोस्तों। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और इस पे वहाँ के मंत्री का बयान भी काफ़ी इनसेंसिटिव सा आता है, तो इस वजह से काफ़ी न्यूज में आता है दोस्तों, ठीक है। तो इसी पे इस सारे मुद्दे को प्रमुखता से लेके और एक आर्टिकल लिखा है दोस्तों। तो इस आर्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं, राइटर क्या बोलना चाह रहे हैं। एक तो सीधा ही कि देश के कई सारे शहरों में भागीरथपुरा है, यानी कि इस तरह आप देखेंगे हर शहर में एक तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होगी, दूसरी तरफ ये मुंबई के धारावी जैसा स्लम, ये हर जगह है, ठीक है दोस्तों। स्मार्ट सिटी के नाम पर शहरों को बेडोल कोलाज में बदल दिया। कोलाज क्या होता है, फोटो जो होती है ना आपकी, उसको कोलाज बोलते हैं, जैसे आपकी 10-12 फोटो एक साथ हो, ठीक है। तो इस तरह का ये संज्ञा राइटर इसको दे रहे हैं। हमारे शहरों को नगर योजना नहीं बल्कि हमारी सामाजिक आर्थिक विषमता बर्बाद करी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कई सारी रिपोर्ट्स भी आती है, हमारे यहाँ जो टॉप 2% लोग हैं, ठीक है, या टॉप 20% लोग, उनके पास मैक्सिमम जो हमारे देश की वेल्थ है मैक्सिमम वो उनके पास है दोस्तों। और बाकी जो बचा हुआ एक बड़ा तबका है वो काफ़ी करीब है, सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा है। तो वही राइटर इस बात को कहना चाह रहे हैं कि हमारी नगर प्लानिंग में कहीं प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास जो ये जनसंख्या है, ये बड़ा जो तबका है जिनका सामाजिक आर्थिक विकास अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पाया है, इनकी वजह से ये प्रॉब्लम है, क्योंकि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम आज तक ढूंढ नहीं पाए, ठीक है। एक और बात इसमें राइटर बोलते हैं कि शहरों के भीतर छुपे हुए शहर भारत के भीतर छुपा भारत को बनाते हैं। तो कितनी कमाल की बात बोली है कि शहरों के भीतर छुपे हुए ये शहरों के भीतर ही छुपे हुए होते हैं और भारत बनाते हैं। आप देखोगे एक बड़ा हिस्सा हमारा इस तरह से लोगों का है और इस तरह आप पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। अंधेरे में डूबा और गंदगी में बुदबुदाता भारत, इस भारत के बारे में राइटर बात करना चाह रहे हैं और इस भारत को देखने की फुर्सत किसी को नहीं है दोस्तों। आप खुद देखते हैं कई बार सरकारें क्या है ना, बहुत, अब जैसे आप अभी राजस्थान की हम बात कर लेते हैं तो AI इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बड़े बड़े सम्मेलन, वो चकाचौंध, ठीक है, उनके बारे में बात करें, सब लाइमलाइट में मीडिया सारा कवरेज वही है। लेकिन आपको पता है जयपुर शहर में भी लाखों लोग, कम से कम आप ये मानो कि अकेले जयपुर में लाखों लोगों को ना दो टाइम का पेट भर खाना मिलता है और ना ही रहने के लिए आवास होगा अभी, इस तरह की कंडीशन। लेकिन उनके बारे में कौन बात करता है, कोई बात नहीं करता।
जैसे ही अगर कहीं कोई इवेंट होने लगता है तो उनको साइड में धकेल दिया जाता है। एक और कमाल की बात बोली है इस राइटर ने इस आर्टिकल में, और इसकी वजह से ये आर्टिकल मैंने ऐड किया। ये हर शहर में 2 शहर होते हैं। जैसे राइटर कहना चाह रहा है कि ये शहर है और इस शहर में 2 शहर है। जैसे मान लो एक ये शहर हो गया, एक ये शहर हो गया, ठीक है, शहर ए, शहर बी। वह जो स्वच्छता सर्वेक्षण में शामिल होता है और दूसरा वह जो उसी साफ सुथरे शहर को कुछ और चमकाने के काम में जुटा होता है, जूता। राइटर कह रहे हैं कि एक तो वो जो ये स्वच्छता के जितने भी सर्वे होते हैं उनमें शामिल होता है। आप इंदौर का ही एग्जाम्पल ले लो। इंदौर इंडिया की टॉप मोस्ट सबसे टॉप सिटीज में है सफाई के मामले में, तो सर्वेक्षण वाला हिस्सा हो गया। दूसरा यही जो बी के लोग हैं यही इसको चमकाने में लगे रहते हैं, यानी कि जो छोटे काम है, सफाई का काम हो गया, हाउसकीपिंग का काम हो गया, प्लम्बर का काम हो गया, ये सारे काम इसी बी शहर के लोग ए में करते हैं, ठीक है। भले ही किसी संकट में उन्हीं शहरों को छोड़कर जाना पड़े। अगर अब कोई संकट आता है इस शहर पे तो सबसे पहले इनको ही छोड़ के जाना पड़ेगा। दोस्तों आपने देखा था कोविड में किस तरह से गरीब लोग कितने परेशान हो गए थे, शहर छोड़ छोड़ के। साउथ से लोग नॉर्थ में आ रहे हैं, नॉर्थ से भी महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों से लोग बिहार पूर्व की तरफ भाग रहे हैं ट्रेनों में। इस तरह की भीड़ देखी तो राइटर ये जो इकोनॉमिकल डेस्परिटी हमारे देश में, इसके बारे में बात करना चाह रहा है। दोस्तों सेंसिटिव है, हम इसको अर्बन प्लानिंग से संबंधित अगर कोई मेंस में क्वेश्चन आता है उसमें यूज कर सकते हैं, हम निबंध में यूज कर सकते हैं। किस तरह सामाजिक आर्थिक असंतुलन पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें यूज कर सकते हैं। इस एग्जाम को, अजय भागीरथपुरा वाले एग्जाम को भी डायरेक्टली एग्जाम में कोट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मुझे लगे आज के न्यूज में से। तो एक तो ये कि राजस्थान का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनेगा दोस्तों, जयपुर में बनेगा। दूसरा, प्रदेश में 650 करोड़ मोबाइल यूजर है। ये हमारे सीएम भजनलाल शर्मा जी ने डायरेक्टली बोला है, कोई ऑथेंटिक उस तरह से नहीं, लेकिन एक अनुमानित उनके हिसाब से जो संख्या है। और प्रदेश में हर माह 81,000 करोड़ रुपए का यूपीआई लेन देन होता है दोस्तों। ये जो ट्रांजेक्शन हम ऑनलाइन करते हैं, काफी बड़ा अमाउंट है एक स्टेट के हिसाब से, जिसकी पॉपुलेशन ही 6.5 CR से 7.5 CR के आसपास हो। इतना बड़ा ट्रांजेक्शन, एक बड़ा ट्रांजेक्शन। दूसरा, साइबर अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन एंटीवायरस एक चलाया जा रहा है। आप सब अवेयर होंगे दोस्तों, जो जितने भी साइबर ठगी, क्योंकि अब आप सोच के देखो 81,000 ट्रांजेक्शन यूपीआई लेन देन में हर माह हो रहे हैं, तो फ्रॉड की संख्या भी बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको टैकल करने के लिए क्या चलाया जा रहा है, ऑपरेशन एंटीवायरस, ठीक है दोस्तों। एक मराठी फिल्मकार है सुबोध खालोनकर, उनकी फिल्म है 10 अवतार, ठीक है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, लेकिन ठीक है, बाद में अगर आएगा तो हमें हल्का सा बैक ऑफ द माइंड रहेगा, याद करने में आसानी होगी। अगर ऑस्कर में कुछ अवार्ड मिलता है तो ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन में शामिल हुई है दोस्तों, और ऑस्कर के नॉमिनेशन में शामिल होना भी बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और ये एक मराठी फिल्म है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। हाल ही में आपको पता है ये बहुत बड़ा एक संकट अमेरिका ने जिस तरह से अपने पड़ोसी देश में किया है, वेनेजुएला में, ठीक है दोस्तों, वेनेजुएला में। इसके बारे में हम सेपरेट किसी वीडियो में बात करेंगे 2-4-5 दिन बाद में, एक अच्छा सा वीडियो लेके आएंगे, या फिर हम कल अगर 4-5 आर्टिकल को मिक्स करके इसमें डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। आज अगर डिस्कस करेंगे तो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें इसी के हिसाब से एक ट्रीटी के बारे में बार बार बात हो रही है, और इस ट्रीटी के बारे में बार बार बात होगी भी, जिस तरह के वर्ल्ड वाइड जो सिनेरियो बना हुआ है दोस्तों। मैं आपको बैकग्राउंड में ले चलता हूँ। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार होता है, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में जब यूएन और बाकी चीज़ें पावर आती है, यूएन चार्टर वार्टर बनता है, बाकी सारी चीज़ें, तो 2 सिनेरियो होते हैं। एक सबसे बड़ी पावर यूएसए निकल के आता है, दूसरी यूएसएसआर। हालांकि रशिया उस युद्ध में हारा था, बट फिर भी वो एक बड़ी पावर था उस टाइम, और दोनों आइडियोलॉजिकल डिफरेंस भी दोनों में थे। एक कम्युनिस्ट ये कैपिटलिस्ट कंट्री को रिप्रेजेंट करता था यूएसए, और कम्युनिस्ट को रिप्रेजेंट करता था यूएसएसआर, ठीक है दोस्तों। इस तरह दुनिया में 2 धड़े बन गए थे। तो हमेशा से यूएसए को लगता था कि यूएसएसआर हमारा एनिमी है। उस समय दोस्तों जो कि कम्युनिस्ट विचारधारा है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रही थी। इसी की वजह से, और रशिया दोबारा कभी फ्यूचर में इस तरह का आक्रमण ना करे, तो एक इनसिक्योरिटी थी नॉर्थ अमेरिका और अपने यूरोपीय देशों के बीच में, ठीक है दोस्तों, यूरोपीय देशों के बीच में। तो इन यूरोपीय देशों और नॉर्थ अमेरिका ने मिलकर एक ट्रीटी साइन की, जिसको नाटो बोलते हैं दोस्तों, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक कैसे, जो अटलांटिक समुद्र है उसके नॉर्थ के जो कंट्री है दोस्तों, ये यहाँ अमेरिका हो गया, और यहाँ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री, पश्चिमी यूरोपीय देश हो गए। इन सब ने मिलकर ट्रीटी साइन की। देखो ये ट्रीटी का इंपॉर्टेंस क्या है, सामूहिक सुरक्षा का वैश्विक मॉडल है ये। कैसे, ये एक सैन्य गठबंधन है,
एक सैन्य गठबंधन है प्रॉपर, जिसमें सारे देश फंडिंग करते हैं और सारे देशों की एक सामूहिक सेना भी होती है। ठीक है, स्थापना कब हुई इसकी? 4 अप्रैल 1949। याद कर लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से 4 अप्रैल 1949 को। क्या हुआ? ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसकी स्थापना की गई। सदस्य देश कितने दोस्तों? इसमें 32 है। इसका अनुच्छेद 5 क्या बोलता है? किसी एक सदस्य देश पर हमला सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा। यानी फॉर एग्जाम्पल इन 32 में से अगर किसी भी एक देश पर हमला होता है तो वो सब पे माना जाएगा, यानी सब मिलकर लड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, सब सदस्य देशों से सामूहिक रक्षा, यूरोप और उत्तरी अटलांटिक में स्थिरता, आतंकवाद, साइबर हमलों और बाहरी सैन्य खतरों से बचाव के लिए संगठन बनाया गया था दोस्तों मेनली। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्यों ये न्यूज में दोस्तों जिस तरह से अमेरिका ने ये किया है, यूरोपीय देश अमेरिका की काफ़ी आलोचना कर रहे हैं। और अब यूएसए एक प्रदेश है ग्रीनलैंड, उसको छीनने की बात करता है, वहाँ पे भी यूरोपीय हित है, तो यूरोपीय देश वहाँ भी उस बात से एग्री नहीं करते हैं। तो ये संगठन काफ़ी कमज़ोर होता जा रहा है। ठीक है, और जिस तरह से यूक्रेन संकट में भी कुछ खास इस संगठन ने किया नहीं है, तो उस तरह से बहुत सारे रीजंस है, उसके बारे में हम आराम से बात करेंगे कि ये न्यूज़ में है और ये आपको याद कर लेना चाहिए वन टाइम। ठीक है, एक और न्यूज़ में था दोस्तों EB4 वीज़ा। ठीक है, ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीज़ा। क्या समझते हैं इससे आप? कि ये भारत द्वारा चीनी नागरिकों के लिए बनाया गया है। ठीक है, भारत द्वारा चीनी नागरिकों के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक वीजा है। ठीक है, ये चीनी बिजनेस ट्रेवलर्स के लिए जनवरी में शुरू किया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको पता है भारत और चीन के बीच सब कुछ सामान्य तो नहीं रहता है कभी भी, और ना रहेगा अभी आने वाले टाइम में, स्पेशली 2-5 साल। तो जिस तरह का वैश्विक माहौल चल रहा है, तो उस हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि EB4 सीधा पूछ लिया जाएगा क्या है। तो एक चीनी नागरिकों के लिए भारत सरकार द्वारा जारी किया गया एक वीजा है, इलेक्ट्रॉनिक वीजा है, चीनी ट्रैवलर्स को देंगे, जनवरी से शुरू हो गया है। वीजा के तहत 6 माह तक भारत में रुकने की अनुमति है। इंपॉर्टेंट बात, व्यापार नहीं बल्कि उत्पादन, निवेश और तकनीक के काम के लिए। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है कि सिर्फ निवेश और तकनीक के काम के लिए अगर आपको वीजा चाहिए तो इंडिया आपको EB4 वीजा देगा, जो कि 6 महीने के लिए वैलिड होगा। ठीक है, और व्यापार आप इस वीजा पे नहीं कर सकते। ठीक है, याद रखेंगे, सीधा पूछ लिया जाएगा कि व्यापार के लिए, तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये दोस्तों आज के करंट अफेयर्स थे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और इसी तरह हम डिस्कस करते रहेंगे, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।